गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। टॉपिक रहेगा आपका मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत का इतिहास है। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और ऑनलाइन क्लास में आज आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक रहने वाला है आंगल और अवध। टॉपिक रहने वाला है आंगल और अवध। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कर लिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कर लिया जाता है। और ये विलय किस प्रकार किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय ये अवध का विलय वाला टॉपिक रहने वाला है। अवध का विलय, आप देखिए बच्चों, सबसे पहले अंग्रेजों का अवध के साथ कांटेक्ट किस तरह होता है? 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में भारत की तीन महान शक्तियां, पहली शक्ति, दूसरी शक्ति और तीसरी शक्ति। भारत की पहली महान शक्ति दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम होता है। दिल्ली का कौन होता है? मुगल सम्राट शाह आलम होता है। अवध के कौन होते हैं? सुजाऊ दौला होते हैं। अवध के सुजाऊ दौला होते हैं। और इधर बंगाल के नवाब मीर कासिम होते हैं। तीन महान शक्तियां और एक तरफ अंग्रेजों की शक्ति, तीनों का आपस में बक्सर के मैदान में, बंगाल के बक्सर नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। इसमें तीन महान शक्तियों को पराजित करने वाले कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव तीन महान शक्तियों को पराजित करके और हिंदुस्तान पे बंगाल वाला क्षेत्र जो है उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। यहीं से अंग्रेजों की नींव पक्की हो जाती है। और इसी नींव पक्की हो जाने के बाद 1765 के अंदर ये दो प्रकार की दो अलग अलग संधियां करते हैं और संधि का नाम एक ही होता है। और वो संधि कौन सी होती है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, 1765 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद की संधि। ये कौन सी संधि है? ये इलाहाबाद की संधि है। इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम के साथ की जाती है। मुगल सम्राट कौन है? ये मुगल सम्राट का नाम क्या होता है? शाह आलम। मुगल सम्राट का नाम क्या होता है? शाह आलम सेकंड। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे? दूसरा नंबर आता है, अवध प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है? अवध प्रदेश है। अवध प्रदेश का सम्राट कौन है? अवध प्रदेश का सम्राट सुजाऊ दौला होता है। यहाँ मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड है और अवध का सम्राट सुजाऊ दौला है। इन दोनों के बीच में जो संधि होती है वो इलाहाबाद की संधि। गवर्नर, कौन सा गवर्नर रहेगा? गवर्नर का नाम क्या रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर कौन रहेगा बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव एक साथ दो अलग अलग राजाओं के साथ संधियां करेंगे। पहला राजा शाह आलम सेकंड रहेगा, दूसरा राजा सुजाऊ दौला रहेगा। पहला शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके अंग्रेज इसको अपने संरक्षण में कर लेंगे। इसको कितनी पेंशन दी जाएगी बच्चों? 26 लाख रुपया। इसको कितनी पेंशन दी जाएगी? 26 लाख रुपया। पहली शर्त यह रहती है। दूसरी शर्त क्या रहेगी? दूसरी शर्त बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों की दीवानी कौन को प्राप्त होगी? अंग्रेजों को प्राप्त होती है। बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों की दीवानी अब रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाती है। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बंगाल बिहार से जितना भी भू राजस्व आएगा और जितनी भी यहाँ की आय होगी वो सारी आय अब किसके राजकोष में जाएगी? अब अंग्रेजों की सरकार के राजकोष में। अंग्रेजों के पास बंगाल बिहार उड़ीसा की भू राजस्व और यहाँ की आय अंग्रेजों को प्राप्त होती है। ये दो शर्तें मुगल सम्राट शाह आलम के साथ की गई थी। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। तीसरी शर्त क्या रहेगी? अवध के नवाब सुजाऊ दौला से कौन से दो प्रदेश ले लिए जाएंगे? पहला प्रदेश कौन सा? पहला जिला कौन सा रहेगा और दूसरा जिला कौन सा रहेगा? पहला जिला इलाहाबाद। दूसरा जिला कौन सा रहेगा? कड़ा। यहाँ इलाहाबाद है और यहाँ कड़ा है, दो जिले हैं। और ये दोनों जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को सौंप दिए जाएंगे। जाते हैं और सुजाऊ दौला के साथ मित्रता की संधि की जाती है। यहाँ अवध का विलय, टॉपिक क्या है? अवध का
विलय। और अवध के विलय में सबसे पहले इलाहाबाद की संधि से ही अंग्रेजों का अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ कांटेक्ट होता है। सुजाउद्दौला के साथ कांटेक्ट होता है। यहीं से अवध में कुशासन, अंग्रेजों के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर और कालांतर में अवध का विलय कर लिया जाएगा। ये पहली शर्त है। ये कौन सी? ये पहली विशेषता है इसकी। और दूसरी विशेषता में हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन है बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ एक संधि करेंगे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ एक संधि करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर का नाम वॉरेन हेस्टिंग्स है। और यहाँ ये गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग्स है बच्चों, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला, कौन? सुजाउद्दौला के साथ ये एक संधि करते हैं। और ये संधि किस तरह की संधि रहेगी? ये मित्रता की संधि रहेगी। ये कौन सी संधि रहेगी? ये प्रारंभिक अवस्था में अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ एक मित्रता की संधि रहेगी। और इस मित्रता की संधि में, ये मित्रता की संधि क्यों कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अफगानों का, अफगानिस्तान से अफगानों का हिंदुस्तान पर आक्रमण हो सकता था। और इसी हिंदुस्तान पर आक्रमण, अंग्रेजों को इससे खतरा था। अंग्रेज अवध को बफर सिस्टम के रूप में देखना चाहते थे। कौन से सिस्टम के रूप में? बफर सिस्टम के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए इसको मित्रता की संधि की थी। अब तीसरा बिंदु आता है वॉरेन हेस्टिंग्स और फैजाबाद की संधि। कौन सी संधि? वॉरेन हेस्टिंग्स और फैजाबाद की संधि। ये फैजाबाद नामक जगह पर होती है। तीसरी संधि क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। और ये फैजाबाद की संधि, ये कब की बात है? ये 1773 की बात है बच्चों। सुजाउद्दौला, अवध का गवर्नर कौन है? सुजाउद्दौला। अवध का गवर्नर कौन है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला की 1773 में क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। 1773 में मृत्यु होने के बाद अवध का नवाब कौन बनेगा बच्चों? अवध का नवाब कौन बनेगा? अवध का नवाब अब आसफ उद दौला। अवध का नवाब कौन बनता है? आसफ उद दौला। आसफ उद दौला कहाँ के नवाब बने? ये अवध के नवाब बनते हैं आसफ उद दौला। आसफ उद दौला के साथ अब एक संधि की जाएगी और वो फैजाबाद नामक स्थान पर की जाती है। और फैजाबाद कहाँ पर है? ये अवध के आसपास यूपी वाला जिला, यूपी वाला स्टेट जो है, वहाँ फैजाबाद वहीं पर स्थित है। आसफ उद दौला इसी 1773 में ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है बच्चों। रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा। बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, वो बंगाल का जो गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स, अब गवर्नर से इसका पद जो है वो चेंज करके क्या, गवर्नर से बदलकर इसको गवर्नर जनरल बनाया गया। इसको क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट और वहीं पर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 से पहले केवल एक गवर्नर कहलाता था बच्चों। अब उसको गवर्नर जो है, गवर्नर से उसको एक बड़ा पद दिया जाएगा। और वो पद कौन सा रहेगा? वो गवर्नर जनरल का पद रहेगा। कौन सा पद रहेगा? गवर्नर जनरल का पद रहेगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य होते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। और ये चारों सदस्य मिलकर क्या बनेगी? एक परिषद का निर्माण किया जाएगा। यहाँ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 4 सदस्य होते हैं। और ये 4 सदस्य और गवर्नर जनरल, ये पांचों लोग मिलकर अब अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब आसफ उद दौला के साथ फैजाबाद नामक स्थान पर एक संधि होती है। और इस संधि के आधार पर अब अवध के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा।
और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है, ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ अवध की रक्षा करेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ उसकी सेना का खर्चा कौन उठाएगा? आसफउद्दौला उठाएगा। और जो ब्रिटिश रेजिडेंट हैं और ब्रिटिश रेजिडेंट हैं और वहाँ के अंग्रेज सैनिक हैं, उनके खर्चे का 1 साल का वार्षिक कितना 76 लाख रुपया किसको देना पड़ेगा? आसफउद्दौला को। आसफउद्दौला को भुगतना पड़ेगा। आसफउद्दौला, अवध के नवाब आसफउद्दौला को 76 लाख रुपया वार्षिक, 76 लाख रुपया वार्षिक किनको देना पड़ेगा? अंग्रेजों को देना होगा। और 76 लाख रुपया वार्षिक आय देनी होगी। तो ये कौन सी संधि है बच्चों? ये फैजाबाद की संधि है। यहाँ कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ कौन सी संधि होती है? फैजाबाद की संधि होती है। फैजाबाद की संधि कब होती है? 1773 में होती है। फैजाबाद की संधि किसके साथ होती है? अवध के नवाब आसफउद्दौला के साथ होती है, शुजाउद्दौला के साथ नहीं होती है बच्चों। 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला जो हेडिंग है वो क्या आएगा? तीसरे नंबर पे अब आएगा आपके नया गवर्नर आता है यहाँ पे। और नया गवर्नर का नाम आप सुने होंगे। नया गवर्नर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि अवध जो है, अवध का जो प्रदेश है, यहाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं और अवध के नवाब शुजाउद्दौला है। और कॉर्नवालिस ने देखा कि अंग्रेज किस तरह से अवध पर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर शोषण किया जा रहा है। वहाँ से 76 लाख रुपया वार्षिक वसूल किया जा रहा है। और जब सारे सिस्टम को कौन देखा? कॉर्नवालिस ने देखा। तो कॉर्नवालिस ने, वहाँ का एक मंत्री था हैदर, और हैदर बेग के रिक्वेस्ट के आधार पर हैदर बेग ने यहाँ कॉर्नवालिस से आगे रिक्वेस्ट की थी और 76 लाख रुपया वार्षिक जो देना होता था उसको कम करके कितना कर दिया? 50 लाख कर दिया। कितना कर दिया था? 50 लाख कर दिया था। अब हम देखेंगे इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अवध में जो नया गवर्नर आएगा, और वो नया गवर्नर कौन है? वो नया गवर्नर सर जॉन शोर है। वो कौन है बच्चों? सर जॉन शोर। ये जॉन और ये शोर, सर जॉन शोर। अब देखिए सर जॉन शोर और अवध की राजनीति। यहाँ 1797 के अंदर आसफउद्दौला जो अवध के नवाब होते हैं, इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। आसफउद्दौला की यहाँ मृत्यु होती है 1797 के अंदर। अब यहाँ उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ होगा। अवध के अंदर कौन सा संघर्ष प्रारंभ होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। इनके 2 बेटे होते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। तीसरा फायदा उठाएगा अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और 2 में से एक को क्या बनाएंगे? नवाब बनाएंगे। पहला कौन होता है? दूसरा बेटा कौन होता है? पहला बेटा कौन है? दूसरा कौन है? पहला है सादत अली। कौन है बच्चों? सादत अली। ये पहला पुत्र है आसफउद्दौला का ये पहला पुत्र है। और दूसरा पुत्र कौन है? वजीर अली। दोनों में कौन सा संघर्ष शुरू हो गया? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप किया और वजीर अली को पेंशन देकर बनारस भेज दिया था और सादत अली को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। अब नए नवाब कौन बन गए थे? सादत अली बन गए थे। और सादत अली के साथ एक संधि कर ली जाती है और संधि के तहत इनको कितना? 76 लाख रुपया वार्षिक कर देना होगा। कितना देना होगा? 76 लाख रुपया वार्षिक कर देना होगा। ये सर जॉन शोर गवर्नर जनरल थे और अवध की राजनीति थी। आसफउद्दौला इस समय मृत्यु हो जाती है। 2 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। सादत अली नवाब बनते हैं और सादत अली नवाब बनने के बाद 76 लाख रुपया वार्षिक, जो पहले 76 लाख रुपया आसफउद्दौला के समय जो वसूला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 50 लाख किया था और वापस सर जॉन ने 76 लाख रुपया यहाँ पर कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग में क्या रहेगा? सर जॉन शोर के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर कौन आएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली और अवध की राजनीति को देखा जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेस्ली
कौन है गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सबसे पहले सहायक संधि को शुरू करने वाले 1798 ईस्वी में कौन है? लॉर्ड वेलेजली थे। यहाँ लॉर्ड वेलेजली और अवध की राजनीति, कौन सी? अवध की राजनीति। अवध की राजनीति में देखा जाएगा गंगा यमुना। यहाँ देखिए भारत के उत्तर दिशा में गंगा और यमुना के प्रदेश जो हैं, गंगा और यमुना के प्रदेश के क्षेत्र किनको? अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे और अवध के अंदर अंग्रेजी सेना को बढ़ा दिया गया। जिसका खर्चा कौन देगा? अवध का नवाब सादत अली देगा। अवध का नवाब कौन देगा? सादत अली देगा। अब हम देखेंगे अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अवध की राजनीति। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में आए थे तो अवध के विलय की पूरी व्यू रचना बन चुकी थी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग चाहते तो अवध का विलय कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अन्य युद्धों में और अन्य प्रशासनिक मामलों में ही उलझे रहे थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद में कौन आएगा? आकलैन आते हैं। गवर्नर जनरल कौन है बच्चों? आकलैन। ये आकलैन है और अवध की राजनीति। अब देखिए आकलैन जो थे वो अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह। अवध के नवाब कौन है? इस समय कौन थे? मोहम्मद अली शाह थे। आकलैन ने मोहम्मद अली शाह को एक फरमान भिजवा दिया था और एक लिखित में एक फरमान भिजवा दिया था कि अवध के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रत्येक मामले में, उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा। अवध को बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा बच्चों। अब यहाँ देखिए आकलैन के बाद में अवध की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? लंदन के अंदर एक टाइम्स ऑफ पत्रिका एक प्रकाशन होता है और टाइम्स ऑफ पत्रिका में ये लिखा था कि भारत में रहने वाली जो जाति है वो एक तुच्छ सी जाति है। पृथ्वी के दूसरे छोर से भारत में शासन करने के लिए एक नई जाति पहुंच गई है और वो कौन है? वो अंग्रेज है। वो इंग्लैंड के कौन है? ब्रिटेन के कौन है? अंग्रेज है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भारत के लोगों को एक तुच्छ सी जाति कहने वाला लंदन का टाइम्स ऑफ पत्रिका था। अवध की राजनीति में एक इतिहासकार आते हैं और उन इतिहासकार का नाम था प्रोफेसर के दत्ता। प्रोफेसर कौन है बच्चों? के दत्ता। और प्रोफेसर के दत्ता ने ये कहा है कि प्रोफेसर के दत्ता ने कहा है कि भारत में शीघ्रता से फैलते हुए अंग्रेजी राज्य के मध्य। प्रोफेसर के दत्ता क्या कह रहे हैं बच्चों? ध्यान से सुनना। प्रोफेसर के दत्ता कह रहे हैं कि भारत में शीघ्रता से फैलते हुए अंग्रेजी साम्राज्य के मध्य अवध का एक छोटा सा कुशासन से पीड़ित प्रदेश एक अवांछनीय तथ्य है कि ये जो अवध का जो प्रदेश है, अवध का अंग्रेजों का एक विशाल साम्राज्य है और विशाल साम्राज्य के अंदर एक छोटा सा जो अवध का प्रदेश है वो उसका अवध के प्रदेश का ऐसे ही स्वतंत्र रहना एक अवांछनीय तथ्य है। या तो उसको युद्ध के द्वारा हासिल किया जाए या कुशासन का आरोप लगाकर उसको हासिल किया जाए। तो ये जो है वो ये कह रहे हैं कौन? ये प्रोफेसर के दत्ता कह रहे हैं कि ऐसे छोटे से साम्राज्य को शीघ्र ही समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसे छोटे से साम्राज्य को क्या हो जाना चाहिए? शीघ्र ही समाप्त हो जाना चाहिए। के दत्ता के बाद में यहाँ देखिए के दत्ता के बाद में अवध के विलय का कारण बताया था कुशासन। लेकिन इस बात पर किसी भी पर्सन ने यह ध्यान नहीं दिया था कि कुशासन का मुख्य कारण स्वयं अंग्रेज थे बच्चों। अवध को 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया था, लेकिन अवध के विलय का मुख्य कारण कुशासन बताया था कि प्रशासन के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो सही रूप से नहीं चल रही है। अगर अंग्रेज नहीं होते और अंग्रेज नहीं होते उनका रेजिडेंट नहीं होता है और अंग्रेज नहीं होते हैं रेजिडेंट नहीं होता है तो क्या होगा?
अवध का प्रशासन, अवध का जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा और यहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। ये केवल अंग्रेज ही हैं जो अवध के प्रशासन को सही ढंग से चला रहे हैं। इस तरह का अवध पर आरोप लगाया गया था। राजा महाराजाओं के साथ अत्याचार किया गया, शोषण किया गया था। यहाँ प्रोफेसर के दत्ता की बात अभी हमने देखी थी। अवध के विलय का मुख्य कारण कुशासन को हमने देखा था। अब अंग्रेजों ने यहाँ लॉर्ड डलहौजी ने एक रेजिडेंट को भेजा था। बंगाल का जो रेजिडेंट है, बंगाल में रेजिडेंट के रूप में सलीमन को भेजा था और सलीमन को कहा कि आप जांच पड़ताल करो, अवध में जाओ और एक जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट बनाकर लेकर आओ। सलीमन जो थे वो लखनऊ के, वो कहाँ के, लखनऊ के रेजिडेंट के रूप में कहाँ जाते हैं सलीमन, ये अवध प्रदेश में जाते हैं और अवध प्रदेश में जाके वहाँ के सारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखने के बाद सलीमन को ऐसा लगता है कि अवध का विलय करना सरासर गलत है। ये अंग्रेज था सलीमन, फिर भी इसने सही रिपोर्ट बनाई थी और सही रिपोर्ट बनाई कि अवध में बिल्कुल सही चल रहा है। और जो सारा दोष किसको, अंग्रेजों को ही सारा दोष दिया था सलीमन ने तो यहाँ तक कहा यदि हम अवध का विलय करते हैं तो हमारे नाम पर कलंक लग जाएगा, यदि हम अवध का विलय करते हैं तो हमारे नाम पर क्या लगेगा, कलंक लग जाएगा। और ये हमें ऐसा कलंक नहीं चाहिए, हमें 1 दर्जन अवधों से भी हमें हमारा नाम प्यारा है। ये कौन कह रहा है, ये सलीमन कह रहा है। सलीमन कह रहे हैं कि हमें हमारा नाम प्यारा है 1 दर्जन अवधों से भी, हमें ऐसा अवध नहीं चाहिए। अवध के अंदर जो सिस्टम है बिल्कुल सही चल रहा है। सलीमन की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी बच्चों। और ये कह रहे हैं कि अगर जो है अंग्रेज एक देव के रूप में है और अगर एक देव के रूप में है और वो अगर इस तरह का मानव और देवीय रूप में भी इस तरह का अगर कार्य करेंगे तो वो खुद ही अपने आप में दोषी कहलाएंगे। ये रिपोर्ट कौन दी थी, सलीमन ने दी थी। सलीमन ने ये रिपोर्ट दी थी और कहा कि हम अगर ऐसा करेंगे, अवध का विलय कर लेंगे, हम अपनी नजरों के अंदर गिर जाएंगे, ये सलीमन कह रहे थे। और सलीमन की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को सच नहीं माना और अंग्रेजों ने सलीमन को उसके पद से हटा दिया था। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के आधार पर और कोड ऑफ डायरेक्टर के आधार पर हमारे सामने जो 3 तथ्य निकलकर सामने आए थे कि अवध का विलय किया जाए या अवध के साथ युद्ध किया जाए, यहाँ वहाँ के राजा को हटा दिया जाए। इस पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि अवध में जो कुशासन है उसको कैसे दूर किया जाए। जहाँ करोड़ों जनता पिस रही है अवध के अंदर कुशासन के आरोप में, ऐसे लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकास कैसे किया जाए, अवध का विकास कैसे किया जाए और अवध की आय जो होती है, अवध की आय को किस जगह कहाँ कहाँ खर्चा किया जाए। इसके लिए क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल की परिषद और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों ने मिलकर कोड ऑफ डायरेक्टर को एक पत्र लिखा था। और लॉर्ड डलहौजी ने कुछ इस तरह लिखा कि कोड ऑफ डायरेक्टर ने अवध के विलय का फैसला सुनाया था। तो वो 3 तत्व जो थे वो कौन से थे, पहला तत्व कौन सा है, दूसरा तत्व कौन सा है और तीसरा तत्व कौन सा है। यहाँ देखिए पहला तत्व अवध के जो अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह। कौन है ये वाजिद अली शाह? अवध के अंतिम नवाब कौन है, वाजिद अली शाह। यहाँ वाजिद अली शाह को सिंहासन के पद से हटा दिया जाए, वाजिद अली शाह को सिंहासन के पद से हटा दिया जाए और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। ये पहले नंबर का, ठीक है बच्चों, ये पहला बिंदु था रिपोर्ट का। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, इन्होंने मिलकर 3 तत्व, पहला तत्व वाजिद अली शाह को क्या करेंगे, सिंहासन से हटा दिया जाएगा और अवध का विलय कर लिया जाएगा, पहला नंबर। दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह केवल नाम मात्र के ही नवाब रहेंगे और सारी आय जो होगी वो
अंग्रेजों के राजकोष में जाएगी। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त क्या थी कि लखनऊ का जो रेजिडेंट है, लखनऊ का रेजिडेंट थोड़े समय के लिए अवध का प्रशासन लखनऊ का रेजिडेंट ही संभाल ले। वहाँ किसी राजा को, वहाँ मंत्रियों को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर ये हुई। दूसरा नंबर अभी मैंने आपको बताया था कि नवाब को क्या रखे, नाम मात्र का ही नवाब रखो, और सारा सिस्टम कौन है, अंग्रेजों के पास में रहेगा पूरा सिस्टम। तीसरी शर्त क्या थी, लखनऊ, ये लखनऊ का रेजिडेंट है, रेजिडेंट जो होगा ये रेजिडेंट ही वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को रेजिडेंट ही वहाँ देखेगा। तो ये तीसरा बिंदु था, बिंदु पहला, दूसरा, तीसरा। जब 3 बिंदु यहाँ पर बच्चों 3 बिंदु कोड ऑफ डायरेक्टर्स में ये भेजे गए थे, तो पहला बिंदु जो था, पहला वाजिद अली शाह को सिंहासन से हटा दिया जाएगा, और वाजिद अली शाह को सिंहासन से हटाकर और यहाँ पूरा अवध का विलय कर लिया जाएगा। ब्रिटिश भारत में अवध को शामिल कर दिया जाएगा, ब्रिटिश भारत में अवध को शामिल कर दिया जाएगा। 13 फरवरी 1856 ईस्वी को 13 फरवरी 1856 ईस्वी को एक अनाउंस के द्वारा अवध का विलय कर दिया गया। और यदि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार की कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक अगर ऐसा शासन चलता रहा तो मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि से हम दोषी होंगे। गवर्नर जनरल ने ये कहा कि यदि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, और अगर ये अधिक समय तक ऐसा चलता रहा तो हम मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि से हम दोषी होंगे। इसलिए अवध का विलय करना जरूरी है, अवध का विलय करना जरूरी है, गवर्नर जनरल ने ये कहा था। बाद में जब निष्कर्ष निकाला गया बच्चों, बाद में जब निष्कर्ष निकाला गया तो कुछ लोगों ने, भारत के कुछ लोगों ने इसको एक महान डकैती बताया था, इसको एक महान डकैती बताया था, क्योंकि ये एक महान डकैती है। और भारतीयों के अनुसार ये वास्तविक विश्वास की एक महान अवहेलना है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है बच्चों वो इसकी आज्ञा नहीं देता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि ये एक विश्वास में लेकर उनके साथ, अवध के साथ एक विश्वासघात किया था। तो ये बच्चों आज आप टॉपिक पढ़े थे अवध का विलय। यहाँ देखिए अवध का विलय, अवध के विलय के अंदर पहले नंबर पे मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले अवध का जो कॉन्टेक्ट है वो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से होता है, और बाद में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से होता है। 1870-71 के अंदर मराठा नेता महादजी सिंधिया का नाम सुने, महादजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम को अपने संरक्षण में ले लिया था, और अपने संरक्षण में लेने के बाद अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद लेकर वापस अवध को सौंप दिया था। और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अफगानों के हमले के डर से क्या किया, अवध के साथ मित्रता की नीति अपनाई, अवध को बफर स्टेट बनाया था। और शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद आसफउद्दौला आते हैं, आसफउद्दौला के साथ एक फैजाबाद के अंदर एक संधि कर ली थी बच्चों, और फैजाबाद की संधि के अंदर 76 लाख रुपया, कितना लाख रुपया, 76 लाख रुपया रेजिडेंट के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे लिया गया था, और 76 लाख रुपया लिया गया था। बनारस और गाजीपुर का जिला भी अंग्रेजों को देना पड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, उन्होंने कहा कि अवध का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अवध के अंदर जो कुशासन है वो सब अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। हैदर बेग वहां पर आए थे बच्चों, कौन आए थे, हैदर बेग वहां पे आए थे, उनकी रिक्वेस्ट हुई थी हैदर बेग की, और हैदर बेग की रिक्वेस्ट के आधार पर 76 लाख से 50 लाख रुपया ही वार्षिक वसूलने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर आते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष में शामिल होते हैं, सादत खान को वहां का नवाब बनाते हैं, और वजीर अली को बनारस में भेजकर पेंशन देना उनकी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में लॉर्ड वेलेजली आते हैं। लॉर्ड वेलेजली के टाइम में गंगा यमुना का क्षेत्र किसको सौंप दिया गया था, गंगा यमुना का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और बच्चों इसके बाद जो है ऑकलैंड आते हैं, मोहम्मद अली की शाह के साथ एक संधि करते हैं, और उनको कहते हैं कि